अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ पैमाने इश्क पार्ट 3। यार बस आज शाम आ जा, फिर करेंगे कंबाइन स्टडी। मनान ने स्वीट्स शॉप से निकलते हुए अपने दोस्त से कहा। वो बेकरी आया था कुछ चीज़ें लेने, जिसकी लिस्ट आंसा बेगम ने उसे दी थी। हाँ बस आज आ जा, मेरी अम्मी कल आएंगी, वो मामू की तरफ से है हफ्ते से। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसने ग्लास डोर खोलते हुए मगन से अंदाज में कहा, जब सामने से आती लड़की से उसकी ज़ोर से टक्कर हुई। आउच! उसने अपनी शर्ट पर लगे वाइट केक को देखते हुए सदमे से कहा। ओह नो, नुकसान करवा दिया मेरा, वो भी पूरे 1,000 का। मनान ने नीचे गिरे हुए केक को देखते हुए तासुब से कहा, तुम्हारे इस 1,000 के केक ने मेरी 10,000 की शर्ट ख़राब कर दी है। यू फूल, देख कर नहीं चल सकते? अंधे हो या आंखें डोनेट की हुई है? मनान ने सदमे से सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा, जो पिंक शर्ट, हाफ हाफ वाइट पैंट, शहद रंग बाल जो कानों तक आते थे, उसे गुस्से से देखते हुए बोल रही थी। तो मेरी आंखें डोनेट है तो आपकी क्या अचार लेने गई हुई थी? आप देख लेती, 10,000 की है तो मैं क्या करूं? उसने सर झटकते हुए कहा। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पागल इंसान, एक तो मेरी शर्ट खराब कर दी, ऊपर से बातें बना रहे हो। मरियम ने गुस्से से कहा। उफ चलो मरियम, क्या तमाशा बना दिया है, लोग देख रहे हैं। नीली, उसकी फ्रेंड ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए आहिस्ता से कहा। मनान ने घूरा, इतनी लड़ाका लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। देख लूँगी तुम्हें। जाते जाते उसे वो धमकी भी दे गई थी। शौक से देखना। उसने भी दोबारा शॉप की तरफ बढ़ते हुए तेज़ आवाज़ में कहा। अरे आंसा बहन, पैमान बेटी को तो बुलाएं। हाँ बुलाती हूँ। हरम जाओ, फुप्पू को लेकर आओ। आंसा बेगम ने मिसेस वसीम से कहकर टीवी देखती हरम को उठाया। वो मुँह बनाती हुई पैमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। आती है अभी। हमने तो कभी उससे किसी काम के लिए नहीं कहा। मर्जी हो तो कर लेती है, वरना नहीं। नौकरी भी अपनी मर्जी से कर रही है, वरना हमारे घर पैसों की कोई कमी नहीं है। आंसा बेगम ने मिसेस वसीम और उनकी बेटी नायला को चाय देते हुए मुस्कुराकर कहा। मिसेस वसीम ने मुस्कुराकर तस्दीक में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम, पैमान ने लाउंज में आते हुए संजीदगी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस वसीम ने मसनूई मुस्कान से जवाब दिया, जबकि नायला मुंह नाक चढ़ाए उस सादा सी लड़की को देख रही थी। उसे ज़रा भी अपने भाई के लिए पसंद नहीं आई थी। आओ बेटा, बैठो यहाँ। मिसेस वसीम ने अपने पास जगह बनाते हुए कहा। वो सर हिलाती हुई उनके पास बैठ गई। बेटा, अपनी उंगली का नाप नायला को दे दो। इधर उधर की बातों के बाद मिसेस वसीम ने कहा। उस जेवर से लदी खातून पैमान को बहुत मसनूई सी लगी थी। पैमान, रिंग लाकर दो इन्हें, जो तुम्हें फिट है। आशा ने उसे खामोश बैठे देखकर कहा। वो गहरी सांस लेती हुई अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी, लड़की की उम्र ज़्यादा लगती है भाई से, और देखे कितनी सिंपल सी ड्रेसिंग थी इसकी। नायला ने अपनी माँ के कान में कहा। क्या कह सकते हैं, तुम अपने भाई को अच्छे से जानती हो, अपनी करने वाला है वो। मिसेस वसीम ने सामने की तरफ देखते हुए मसनूई अंदाज में मुस्कुराकर आहिस्ता से अपनी बेटी से कहा। आंसा बेगम मुस्कुराते हुए उन्हें चीज़ें सर्व कर रही थी। हुजान ने अलीशा का एडमिशन फूफू के कहने पर करवा दिया था चाचू की यूनी में। जाओ अपनी क्लास में, मैं आधे घंटे में निकल रहा हूँ, ज़रूरी मीटिंग है मेरी 12 बजे। वॉच पर टाइम देखता वो कहकर खड़ा हो गया। अलीशा सर हिलाती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। वो ग्लासेस लगाए तेज़ी से आगे बढ़ा था जब उसे रुकना पड़ा। वो अचानक से उसके सामने आई थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा था। वो सर उठाए उसे देख रही थी। सुने, वो गुजरने लगा था जब उसकी मीठी सी आवाज़ पर रुका। वो मुझे आपको थैंक्स बोलना था, आपने इतनी बार मेरी मदद की। नो नीड, वो संजीदगी से कहता आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे तो शुक्रिया कहना था आपसे, वो फिर से बोली। कह तो लिया है आपने, वो कहता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये कितना मगरूर है, वो जाली वाली खिड़की से उसे देखती हुई बोली थी। वो उसे देखती रही। वो कोट का बटन खोलता गाड़ी में बैठने लगा था जब उसकी नज़र खिड़की से झांकते वजूद पर पड़ी। वो ठिठका था उसे अपनी तरफ महवे से देखते देखकर। पैमान जल्दी से उसकी तरफ पुश्त करती सख्त शर्मिंदा हुई। उफ, क्या सोचता होगा वो, मैं कितनी नज़रबाज हूँ। वो सर पर हाथ मारती खुद से बड़बड़ाई। 2-3 मिनट बाद वो फिर से पलटी, लेकिन वो जा चुका था। वो क्या सोचेगा, टीचर होकर कैसे उसे देख रही थी। पैमान ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा। फिर इर्द गिर्द चौकन्ना नज़रों से देखती वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। अपनी क्लास में नए चेहरे को देखकर मुस्कुराई, लेकिन अलीशा ने मुस्कुराना दूर, उल्टा मुंह बनाती अपने साथ बैठी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गई। पैमान सर झटकती अपने लेक्चर की तरफ बढ़ गई।
वो फाइल को स्टडी करता चौंका अपने रूम में आयला बेगम को आते इस वक्त देखकर। मम्मा, आप इस वक्त? वो अपनी जगह से खड़ा होता हैरानी से बोला, आप घर पर ही इस वक्त मिलते हो तो मम्मा भी इसी वक्त कमरे में आएगी ना बेटा। उन्होंने उसके ब्राउन बालों को संवारते हुए प्यार से कहा। बैठिए, उसने अपने साथ जगह बनाते हुए उनसे नर्म लहजे में कहा। वो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम अलीशा को अपने हमसफ़र के तौर पर सिलेक्ट मत करो। बेटा, वो अलग नेचर की है, वो आपसे अलग है बेटा। आप जल्दी ही उकता जाते हो हर चीज़ से, इसलिए अपने फ़ैसले पर गौर ज़रूर करिएगा। आयला ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मम्मा, आप पप्पू से बात कर ले अलीशा के लिए। अलीशा से मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, अब तोड़ नहीं सकता। उसे संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा, जिस पर आयला गहरी सांस लेकर रह गई। वो बेड पर बैठी सामने बड़े से साइज का कॉपी नोट रखे कार्बन पेंसिल से पूरे घंटे से उस पर कुछ बना रही थी। सब घर की लाइट्स बंद थी, सिर्फ उसके कमरे में ही लाइट जलती नजर आ रही थी। वो बड़ी मेहनत से कुछ बना रही थी जब, क्या बात है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? खावर भाई की आवाज़ पर वो करंट सी तेज़ी से सीधी हुई थी। नोट को बंद करती वो बेड से खड़ी हो गई। वो भाई टेस्ट चेक कर रही थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर लेते हुए कहा, जल्दी सोया करो, रात को देर तक जागने से तबीयत ख़राब हो जाती है। बंद करो लाइट और सो जाओ। वो संजीदगी से कहते हुए पलट गए। वो गहरा सांस लेती हुई लाइट बंद करके बेड पर तो लेट गई। भाई आज अचानक से ही मेरे कमरे में आ गए, उसने हैरत से सोचा। वो भला कब उसके कमरे में आते थे? फिर नोट्स को जल्दी से पास पड़े बैग में रखती वो आंखें मूंद गई। खुजान नाश्ता करता चौंका। अलीशा स्लीवलेस शर्ट पहने, खुला सा पिंडलियों से ऊपर तक ट्राउज़र पहने वो उसे सबके सामने शर्मिंदा कर गई थी। रज़ा मीर ने तंजिया नज़रों से उसे देखा और नाश्ते के टेबल से उठकर ऑफिस चले गए, बिना अलीशा के गुड मॉर्निंग का जवाब दिए। उन्हें ऐसी ड्रेसिंग करने वाली लड़कियां ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। ज़हीर साहब यूनी में चले गए थे। अब टेबल पर मरियम, आयला, महीज़ और खुजान ही थे। अलीशा, ऐसी ड्रेसिंग पहनकर अब कभी नीचे मत आना, ओके? उसने नैपकिन से होठ साफ करते हुए अलीशा को संजीदगी से हिदायत दी। मरियम भी पैंट शर्ट पहनती थी, लेकिन ढकने वाली, नुमाइश करने वाले कपड़े उसे भी ज़्यादा पसंद नहीं थे, ना उसे पहनने की इजाज़त थी। तुम भूल रहे हो, मैं लंदन में भी ऐसी ड्रेसिंग ही वेयर करती थी। अलीशा ने ग्लास में ऑरेंज जूस निकालते हुए मुंह बनाते हुए कहा। ये लंदन नहीं, पाकिस्तान है, याद रखना। वो संजीदगी से कहता हुआ अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। अलीशा ने उसकी पुश्त को घूर कर देखा, फिर बाकी सबको जो बहुत ध्यान से नाश्ता कर रहे थे। महीज़ तो साथ साथ गेम्स भी खेल रहा था। अलीशा सर झटकते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। महीज़, मुझे यूनी लेते जाना। अलीशा कहते ही तैयार होने चली गई। महीज़ ने बिना उसे देखे सर हिला दिया। मरियम नाश्ता करती कुछ सोच रही थी। मरियम, नाश्ता करो, कॉलेज से लेट हो रहा है। आयला ने मुलाजिम को बर्तन उठाने का इशारा करते हुए उसे टोका। मैं निकल रही हूँ बस, वो कहते हुए बैग कंधे पर लटकाती बाहर निकल गई। यूनी में आज कल पेपर्स की तैयारियां चल रही थी। जिसने सारा साल बुक नहीं खोली थी, आजकल वो भी किताबी कीड़ा नज़र आ रहा था। वो यूनी की पिछली साइड सीढ़ियों पर बैठी चुपचाप सी थी। जब उसे देखकर वो चौंक गई। फ़ोन कान से लगाए शाहान को कुछ हिदायत दे रहा था। वो ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, ग्रेबान में ब्लैक ग्लासेस लटकाए, वो अपने सफ़ेद चमकते रंग से उसे चौंका गया था। वो गाल पर हाथ रखे उसे देखते ही जा रही थी। वो टहलता हुआ एक हाथ पॉकेट में घुसाए, दूसरे से फ़ोन कान से लगाए। वो पैमान खलील को दुनिया से कोई अनोखा ही लगा था, अपने शहर में कैद करने वाला। वो फ़ोन बंद करता पलटा था जब सामने सीढ़ियों पर बैठे वजूद पर उसकी नज़र पड़ी। वो रेड वेलवेट सूट पहने, ऊपर रेड ही शॉल ओढ़े, वो बालों की झूलती लटों समेत मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उसके देखने पर भी उसने अपनी नज़रों का जाविया नहीं बदला था। वो धीमे धीमे कदमों से चलता उसकी तरफ बढ़ा। वो खंकारा। वो चौंक कर ख्यालों की दुनिया से वापस आई। उसे अपने से कुछ कदम के फासले पर खड़े देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। आपको मुझसे कुछ काम है? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। जवाबन उसने जल्दी से सर नफ़ी में हिलाया। वो कुछ देर संजीदगी से उसे देखता, उसके पास से गुजरा। पैमान ने पलटकर उसे जाते देखा। कॉरिडोर की तरफ मुड़ते हुए वो एकदम पलटा था। उसे खुद ही देखते देखकर हैरान हुआ। वो जल्दी से मुखालिफ सिमत रुख मोड़ गई। वो 1-2 मिनट उसकी पुश्त को देखता तेज़ी से वहाँ से निकल गया। पैमान ने कानी नज़रों से पीछे देखा। वो नहीं था। वो पूरी पलट गई थी। वो फिर से चौंक गई। वो उल्टे कदम चलता वापस आ रहा था। पैमान खुले मुंह से वहाँ से भागी।
फुजान की आंखें अपनी ही शरारत पर मुस्कुराई थी। ग्लासेस लगाता फिर वो पलट गया। उफ, मैं कितनी लोफर हूँ, कितनी डफर हूँ, और ताड़ू भी हूँ। हाय अल्लाह, मैं आज कितनी शर्मिंदा हुई हूँ। उससे क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। वो सख्त झंझला रही थी, इज़्तिराबी अंदाज में नाखून होठों से कतरती वो सुर्ख चेहरे से अपने पूरे कमरे के चक्कर काट रही थी। मैंने अपनी 27 साला ज़िंदगी में ऐसा मर्द भी तो नहीं देखा। अंदर से आती आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। मैं क्या करूँ? हाँ, अब वो मेरे सामने आया तो मैं उसे इग्नोर करके गुजर जाऊंगी और उसे देखूंगी भी नहीं। उसने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा किया। जिस पर वो मुतमईन होती रात के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। मैं नहीं जानती तुम मुझे डिनर करवाने लेकर जा रहे हो। इतने दिन गुजर गए हैं मुझे आए हुए और तुम मुझे बाहर डिनर तक करवाने नहीं ले गए। अलीशा उसके ऑफिस में पहुंच गई थी। बाहर वेट करो, मैं आता हूँ आधे घंटे तक, उसने दांत पीस कर कहा कि सब लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही था। मैं नहीं जानती, तुम अभी उठो, अलीशा ने उसका बाजू पकड़कर लाड़ से कहा। हुजान ने खड़े होते हुए अपना बाजू छुड़ाया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बाहर वेट करो, मीटिंग ख़त्म होते ही मैं आता हूँ। उसके सर्द से लहजे पर वो घबराई, फिर पैर पटकती हुई बाहर चली गई। स्टार्ट करो नबील, उसने नबील को चुप देखकर मीटिंग स्टार्ट करने का कहा। वो होठों पर मुट्ठी बनाए रखे सामने चलती स्क्रीन को देख रहा था। उसे हरगिज़ भी पसंद नहीं था कि कोई उसे काम के दौरान डिस्टर्ब करे। फुप्पू चले ना प्लीज़, हरम भी चल रही है, मैंने पापा से भी परमिशन ले ली है। मनान ने किताब पढ़ती पैमान से कहा। और हरम नए खुले वो और हरम नए खुले होटल में पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे। वो पैमान को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन पैमान कब से नखरे दिखा रही थी। उसे बाहर का खाना सूट नहीं करता था, उसे फूड पॉइजन हो जाता था। लेकिन मनान अपनी ज़िद का पक्का था, वो उसे लेकर ही टलने वाला था। पैमान जानती थी, इसलिए दांत पीसती वो किताब पटक कर उठी थी। वो वाइट प्लेन सूट पहने रेड शॉल लिए होटल में बैठी थी उन दोनों के साथ। वो दोनों बातें करते हुए खा रहे थे, लेकिन वो बुरे बुरे मुंह बनाए पिज़्ज़े का एक आध लुकमा ले लेती थी। फुप्पू, आप कुछ और खाएंगी? मनान ने उसे बेदिली से पिज़्ज़ा खाते देखकर प्यार से पूछा। कॉफ़ी मंगवा दो, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन ये क्या? आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई थी। सामने ही वो इंटर होता हुआ नजर आया। वो होटल के सेकंड फ्लोर पे थे। वो लिफ्ट से निकलता अपने साथ चलती अलीशा की बात सुनकर सर हिला रहा था। वेटर उन दोनों को ग्लास डोर वाली साइड पर बैठा रहा था। वहाँ स्पेशल लोग ही बैठते थे, मतलब कि जो काफ़ी रिच होते थे, क्योंकि वो साइड सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। पैमान जो पक्का इरादा किए बैठी थी कि अब कभी उसे नहीं देखेगी, सारे दावे धरे के धरे ही रह गए थे। फुप्पू, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, मनान ने उसकी तवज्जो कॉफ़ी पर दिलाई। वो चौंक कर कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जा हुई। फुप्पू, आप चलेंगी ऊपर? हरम को सी व्यू और पहाड़ देखने हैं। मनान ने उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए झुककर पूछा। नहीं, मैं कॉफ़ी पी लूँ? तुम दोनों जब तक देख आओ, देर हो रही है, उसने जल्दी से कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा। ओके फुप्पू, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, हरम कहती हुई मनान के पीछे दौड़ी। क्या खाओगी? हुजान ने मेन्यू कार्ड पकड़ते हुए अलीशा से पूछा। चाइनीज़ राइस विद रशियन सैलेड, अलीशा ने बहते झरने को देखते हुए उससे कहा। उसने सर हिलाकर ऑर्डर के लिए पास खड़े वेटर को देखा, लेकिन तब तक ही वो चौंका। वो कॉफ़ी के सिप लेती उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके देखने पर वो जल्दी जल्दी कॉफ़ी के सिप लेने लगी। वो सर झटकता हुआ वेटर की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसे ऑर्डर लिखवाने के बाद उसने अलीशा को देखा, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। बहुत ही कोई रूड इंसान हो, क्या हो जाता जो मुझे मना लेते, अलीशा ने मुंह बसोरते हुए शिकवा किया। ये मनाना वगैरह मुझे नहीं आता, उसने इर्द गिर्द देखते हुए कंधे उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। अलीशा जवाबन सब्र के घूंट भरती रह गई। एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें तीर की तरह सीधा कर दूंगी, उसे देखते हुए दिल में सोचा। फ़ोन तो रख दो, अलीशा ने उसे फ़ोन पकड़े देखकर झंझलाते हुए कहा। सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल है, रिसीव करके आता हूँ, तुम 2 मिनट वेट करो, तब तक खाना भी आ जाएगा। वो कहता हुआ उठा। मेकाना की नज़रें उस टेबल पर गई जहाँ वो कुछ देर पहले बैठी थी, लेकिन अब वो टेबल खाली था। वो फ़ोन कान से लगाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर आता वो ठिठका। सामने ही वो रेलिंग पर झुकी नीचे बहती झील को देख रही थी। वो दूसरी तरफ खड़ा होता शाहान की कॉल सुनने लग गया। उसके मखसूस फलों की महक पर वो चौंक कर सीधी हुई। वो फ़ोन सुनता सामने की तरफ देखकर सर हिला रहा था।
उसकी कोहनियों तक मोड़े गए स्लीव्स पर उसकी नज़र गई। सफ़ेद कलाई पर ब्राउन वॉच बांधी हुई थी। जल से संवारे हुए बाल भी उसके ख़राब हो चुके थे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसी तो नहीं थी। वो धुंधलाई हुई नज़रों से उसे देखती हुई बड़बड़ाई थी। वो बंद करता मुड़ा। वो उसे देखती सर झुका गई थी। आस-पास कपल्स सेल्फियां ले रहे थे। गर्ल्स वगैरह भी एक दूसरे की टांग खींच रही थी। हरम और मनान आइसक्रीम खाते आपस में झगड़ रहे थे। वो संजीदगी से चलता उसके पास आया। वो कुछ देर उसके झुके हुए सर को देखता होठ भींचकर उसके पास से गुजर गया। मेहमान गहरी सांस लेती लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई। हर कोई आपस में मगन सा था। उसने मुस्कुराकर सबको देखा, फिर सेलफोन बैग से निकालती आसपास की पिक्स बनाने लगी। उसने हरम और मनान की भी पिक्स बनाई। फूफू, मैंने अब्बू से कह दिया है, हम लेट हो जाएंगे, वैसे भी सुबह संडे है। मनान कहता हुआ दूर भाग गया। वो उसे कोसती हुई रेलिंग के पास आई। नीचे झुककर वो बहते पानी की वीडियो बनाने लगी थी। चमकती रात, ऊपर चमकता आधा चांद जिसका अक्स पानी में पड़ रहा था। बहुत प्यारा सा समा था। उसने मुस्कुराते हुए ठंडी हवा को महसूस किया। वो चौकी, दो लड़के उसके पास आकर खड़े हुए थे। पैमान सीधी होती दूसरी साइड आ गई, लेकिन वो लड़के भी उसी साइड आगे आ गए और उसे अकेला समझकर छेड़ रहे थे। पैमान ने हरम और मनान को तलाशा, लेकिन वो शायद पिछली साइड चले गए थे। वो कहीं आसपास नहीं थे। पैमान गहरा सांस लेती हुई पलटी थी जब वो मुस्टंडे फिर से उसके पीछे लपके थे। वो थूक निगलती हुई जल्दी से पिछली साइड की तरफ बढ़ी कि मनान को घर चलने का कह सके। लेकिन ये क्या, पिछली साइड पर तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो चौंक कर पलटी थी जब वो उसके सामने आ गए। पैमान चादर दुरुस्त करती उनके पास से गुजरने लगी थी जब एक ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। पैमान साकित सी रह गई। क्या बात है, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की? ज़रा हमसे हाय हेलो तो कर लो। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो मेरा हाथ, वरना अभी चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। पैमान ने कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए घबराते हुए लहजे में कहा। ये कोशिश भी कर लो, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आएगा। उस लड़के ने उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए खबीस सी मुस्कुराहट से कहा। पैमान ने लब काट कर अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगी। कोई है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। वो उसे खींच कर रेलिंग के पास ले आए थे जब उसने चिल्लाकर कहा, मुंह बंद रखो। दूसरे ने कहते ही उसके मुंह पर हाथ रखा। पैमान ने धुंधलाई नज़रों से तेज़ कदमों से उसे अपने करीब आते हुए देखा। आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। उसने होठ भींच कर दोनों को अपनी तरफ खींचते हुए उनके सर एक दूसरे से पटक चुका था। वो दोनों सर पकड़ते उसकी तरफ गुस्से से बढ़े थे जब उसने दोनों को फर्श चटवा दिया। उसके मुक्के के वार ने दोनों के नाक से खून का फव्वारा निकलवा दिया था। पैमान आंसू लिए आंखों से उसे देखती रही। अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था उसे, जो हर दफ़ा बिना कहे उसकी मदद कर देता था। वो दोनों को गर्दनों से पकड़ता उन्हें पानी में नीचे फेंक चुका था। पैमान ने झट हाथ मुंह पर रखा। वो दोनों को पानी में फेंकता उसके करीब आया। आप कब एहतियात करेगी? खुद की हिफाजत करना सीखे, मैं हर दफ़ा नहीं आ सकता। वो कहता हुआ चुप हुआ कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। ये आंसू आज तक किसी के सामने नहीं बहे थे। पता नहीं क्यों आज उसे देखने के बाद बह रहे थे। ये ले, आंसू साफ कर ले। उसने अपना हाफ वाइट रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए सपाट से अंदाज में कहा। पैमान ने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से रुमाल पकड़ लिया। वो पलटा, वो भी रुमाल को हाथ में लेकर उंगलियों से आंसू साफ कर दी। आसपास डरते हुए देखती उसके पीछे बढ़ी थी। फूफू, आप कहाँ थी? हम कब से आपको तलाश कर रहे हैं। मनान उसे देखता हुआ जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट होठों पर सजाती उसके पास रुकी। वो बिना इर्द गिर्द देखे नीचे सीढ़ियाँ उतर गया। पैमान चादर दुरुस्त करती मुस्कुराई। रुमाल को बैग में रखती हुई मनान के साथ चलने लगी। गाड़ी में बैठती वो संजीदगी से मनान को ड्राइविंग करते देख रही थी। दूसरी तरफ, ईशी, तुम्हारे बाबा आए हैं। आयशा, उसकी कज़िन ने उसे आवाज़ लगाई। यशमीना किताब बेड पर फेंकती हुई बाहर की तरफ भागी। बाबा, वो कहते ही उनके सीने से लग गई। असद साहब उसे बाहों में लेते मुस्कुराए। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं और कब आए आप लोग? उसने उनके हिसार में ही जल्दी जल्दी बोलते हुए पूछा। कल आए थे रात को और आज मैं तुम्हें लेने आ गया। असदुल्लाह ने बैठते हुए पूछा। बेटा जाओ, बाबा के लिए पानी ले आओ, नानी ने उसे बैठते देखकर टोका।
वो जल्दी से सर हिलाती किचन में भागी। जाओ बेटा, सामान ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है तुम्हें घर छोड़कर, उन्होंने उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। जी अच्छा, वो मुस्कुराकर कहती जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। पैमान की तबीयत ख़राब थी, लेकिन यूनी से छुट्टी नहीं हो सकती थी क्योंकि टेस्ट चल रहे थे, इसलिए टीचर्स को लीव लेने से मना किया गया था। सुबह से उसका दिल बहुत ख़राब हो रहा था और ये सब परसों रात बाहर के खाने का नतीजा था। पैमान सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, 2 ही पीरियड रह गए थे जो उसने लेने बाकी थे। अचानक से उसे वॉमिटिंग आ गई थी। उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुई थी। नतीजतन वो सामने से आते शख्स की वाइट शर्ट ख़राब कर चुकी थी और ये सब अचानक से हुआ था। सब स्टूडेंट्स ने परेशानी से उसे देखा। पैमान ने मुंह पर हाथ रखकर उसे देखा, जो बेयकीनी से अपनी शर्ट को देख रहा था। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी स्टिल खड़े खुजान को देख रहे थे। पैमान ने उसे अपनी तरफ देखकर होंठ काटे। उसे जानने वाले जानते थे वो कितने गुस्से वाला है। पैमान ने रुमाल टटोला, लेकिन वो बैग में होता तो मिलता ना। वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसके पास आई, अपनी रेड शॉल का पल्लू पकड़ती वो उसके सीने से शर्ट साफ करने लगी थी। वो कांपते हाथों से उसकी शर्ट को साफ करती कहीं से भी पुरएतमाद टीचर नहीं लग रही थी। स्टूडेंट ने तो बाकायदा होठों पर हाथ रख लिए थे। फुजान ने सर झुकाकर अपने सीने पर रखे उसके हाथ देखे, फिर बिना उसे कुछ कहे उसे हटाता हुआ वो तेजी से वहां से निकल गया। मेहमान ने शर्मिंदगी से उसे जाते देखा, अलबत्ता आंखों में नमी वाज़ेह थी। शाहान, जल्दी से मेरा ड्रेस यूनी में लेकर पहुंचो। हरी अब, 5 मिनट में मुझे तुम चाहिए यहाँ पर। वो कहता हुआ चाचू के कमरे में आया। वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए चौंके। वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। ज़हीर साहब उठकर वॉशरूम के दरवाजे के सामने आए। वो शावर के नीचे खड़ा शर्ट उतार कर पास पड़े स्टैंड पर रख चुका था। चाचू, शाहान से मेरे न्यू कपड़े ले आए। उसने उन्हें सामने खड़े देखते हुए सपाट से अंदाज में कहा। बेटा, क्या हुआ था इन कपड़ों को? ज़हीर साहब ने अपने नकचढ़े से भतीजे से पूछा। कुछ नहीं, बस पानी गिर गया था शर्ट पर, उसने भीगे बालों को संवारते हुए लापरवाही से कहा। ओके, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। पैमान ने शॉल का पल्लू धोकर अपनी फ्रेंड से ड्रायर लेकर खुश कर लिया था। यार, मैं सर ज़हीर से लीव लेकर घर जा रही हूँ, तुम क्लास से टेस्ट लेकर मुझे भेज देना। पैमान ने बिखरी लटों को कान के पीछे करते हुए निशा से कहा। ओके, तुम जाओ, आराम करो, घर जाकर मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। निशा ने मुस्कुराते हुए उससे रिलैक्स किया। ओके, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, वो कहती हुई बाहर आई। सारा कॉरिडोर इस वक्त सुनसान था क्योंकि सब स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह चल रहे थे। वो धीमे कदमों से चलती हुई सर ज़हीर के रूम में आई। 2 बार नॉक करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो हिचकिचाते हुए अंदर आ गई। सर तो रूम में नहीं है। कमरे को खाली देखकर उसने होंठ काटते हुए खुद से कहा। वो पलटी थी जब वॉशरूम में टैप में से गिरते पानी की आवाज़ पर वो चौंक कर रुक गई। सर, उसने आवाज़ लगाई। खुजान टैप बंद करता टॉवल से खुद को खुश्क करता हुआ बाहर आया। पैमान, जिसकी नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर ही थी, उसे बिना शर्ट के देखकर वो साकित रह गई। चौंक तो वो भी गया था। पैमान जल्दी से वापस पलटती हुई बाहर भाग गई। उसकी हल्की ब्राउन आँखों ने तहीयर से उसे भागते हुए देखा था। वो घर आई तो परेशान हो गई। सामने ही सफ़ीर के घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो जल्दी से बाहर आई। वो उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी, तबीयत पहले ही ख़राब थी और ऊपर से ये सर दर्द करने वाले लोग। वो घर की पिछली साइड आई। खुली खिड़की में बैठ कर वो कॉरिडोर में कूदी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वो अपने रूम में आ गई थी। दरवाज़ा लॉक करती हुई धड़ाम से बेड पर गिरी थी। उफ, अब मैं कैसे इसका सामना करूँगी? उसने बेड पर लेटकर खुद पर कंबल ओढ़ते हुए शर्मिंदगी से सोचा। उफ, ये दो मीटिंग्स ने भी यूनी में ही आना ये वॉमिटिंग ने भी यूनी में ही आना था। उसने झिझलाते हुए सोचा। थोड़ी ही देर तक वो नींद की वादियों में खो गई थी। पैमान के 3 सौतेले भाई और एक बड़ी बहन थी जो पास ही ब्याह कर गई थी। पैमान 5 साल की थी जब उसके वालिद खलील साहब का इंतकाल हो गया था। पहली बेगम का इंतकाल काफ़ी साल पहले ही हो गया था। पैमान खलील साहब को बहुत लाडली थी। वो पैमान उनकी दूसरी बीवी से थी। कोई नहीं जानता था कि पैमान की वालिदा कौन है, कहाँ है। इस बात का इल्म किसी को नहीं था।
पैमान ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था इस घर में। राहत आपा को तो वो एक आंख नहीं भाती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर उसे मारने लग पड़ती थी। वो तो शब्बीर भाई थे जिन्होंने उसे पाला, अच्छे कॉलेज उन्हीं में पढ़ाया था। आज वो जो भी थी उन्हीं की वजह से थी। हुजान ऑफिस में बैठा इम्पोर्टेंट फाइल चेक कर रहा था जब शाहान रूम में आया। सर, रज़ा सर ने कल बैंक से 20 लाख निकलवाए हैं। शाहान ने संजीदगी से हाथ बांधकर उसे ब्रीफिंग दी। जानता हूँ शाहान, तुम्हारी सर्विस पहले से बहुत स्लो हो चुकी है। उसने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाहान ने संजीदगी से माजरत की। जाओ, लेकिन याद रखना मुझे एक्टिव लोग पसंद है, ना कि सुस्त। उसने कहते ही आगे पड़ी फाइल खोली। शाहान के जाने के बाद उसने फाइल बंद करके दूर फेंकी। टाई की नॉट ढीली करता वो कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाता आंखें मूंद गया था। महीज ने उसे घूर कर देखा जो कब से झुकी हुई टेस्ट लिखती जा रही थी, जबकि वो था कि उसे एक लफ्ज़ तक नहीं आता था। महीज ने पेंसिल नोटबुक पर पटकी। ए मोटी, उसने पीछे से उसे आवाज़ लगाई। यश्मीना ने हैरत से सर घुमाकर उसे देखा। मोटे होंगे तुम, खुद तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, खबरदार जो मुझे मोटा कहा तो। यश्मीना ने दांत पीस कर लड़ाका अंदाज में कहा। जवाबन जज करती मुस्कान से वो उसे तपा गया था। नालायक, हड्डी हराम इंसान। यश्मीना ने पलटते हुए उसे अच्छा खासा और झाड़ दिया। यश्मीना, खड़ी हो जाओ। पैमान की आवाज़ पर चौंक कर उठी। मैं कब से देख रही हूँ तुम पीछे की तरफ देखती बोलती जा रही हो। ये एग्जामिनेशन हॉल है, कोई होटल नहीं। पैमान ने सख्त आवाज़ में उसे डांटा। तुम भी खड़े हो जाओ। पैमान ने मासूम शक्ल बनाए बैठे महीस को भी उठाया। मैम, मेरा क्या कसूर है? ये कब से पूछ रही है कि फ़लाँ सवाल बता दो, फ़लाँ का जवाब दे दो। मैं तो चुप ही रहा हूँ। पूछ तो ये रही थी, मैं तो नहीं। वो इंतहाई शराफत से कहता पूरी क्लास को सर झुकाकर हंसने पर मजबूर कर गया था, जबकि यश्मीना को गुस्से से लाल पीला कर गया। मैम, ये झूठ बोल रहा है, कसम से ये मुझे छेड़ रहा था, वो जल्दी से बोली। पैमान ने छेड़ने के लफ्ज़ पर हैरत से महीस को देखा, जो मासूम सा मुंह बनाया तासुब से यश्मीना को देख रहा था। तुम दोनों ही क्लास से बाहर चले जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम दोनों की क्लास पर, पैमान ने गुस्से से कहा। वो दोनों मुंह बनाते हुए क्लास से निकल गए। आप सब अपना अपना काम करें। पैमान की सख्त आवाज़ पर सब सर झुका गए। तुम्हारी बोटियों को नमक लगाकर चील कौवों को ना खिला दूँ तो कहना खबीस इंसान। यश्मीना ने गुस्से से उसकी तरफ पलटते हुए खूंखार लहजे में कहा। क्यों कसाई हो तुम? और ये तो शुरुआत है। तुमने जो कैंटीन में मेरे साथ किया था ना, उसका सूद समेत तो बदला तुमसे लेकर रहूँगा, वो मुस्कुराते हुए लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। इडियट, तुम्हारा पाला इसी से पड़ा है, तुम्हें तो मैं नानी याद दिला दूंगी। यश्मीना ने बैग कंधे पर रखते हुए दांत पीस कर कहा। सर, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे आप? वो क्लास से निकलता फ़ोन निकाल कर देख रहा था जब उसकी आवाज़ पर वो पलटा। सामने ही सबा नोटबुक पकड़े उसकी तरफ ही देख रही थी। मैं अभी क्लास में समझा कर ही निकला हूँ सबा। सॉरी, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप क्लास में से किसी से समझ लें। वो ग्लासेस आंखों पर लगाता सपाट से अंदाज में कहता हुआ चला गया। सबा ने होठ काटते हुए उसकी पुश्त को देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, फिर क्यों वो उसे इग्नोर करता था? सबा ने बेचैनी से सोचा, लेकिन वो नहीं जानती थी उसका मियार खूबसूरत चेहरे नहीं बल्कि कुछ और ही था। पैमान ने मुंह बनाते हुए घड़ी पर टाइम देखा, जहां दिन के 11 बज चुके थे। मैम, आपसे गेस्ट रूम में कोई मिलने आया है। प्यून उससे पैगाम देकर चला गया। मुझसे मिलने कौन आ सकता है भला? वो खुद से बड़बड़ाती हुई उठी। वो उलझती हुई गेस्ट रूम में आई, जहां आंसा भाभी, सफ़ीर की वालिदा और सफ़ीर सोफे पर बैठे थे। पैमान ने परेशानी से उन्हें देखा। आओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। भाभी और सफ़ीर तुम्हारी पसंद की रिंग लेना चाहते हैं। आंसा भाभी की बात पर उसने परेशानी से उन्हें देखा। सफ़ीर ने हल्की सी मुस्कान लिए गुलाबी सूट में मलबूस पैमान को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई उसे महसूस हुई थी। मैं कैसे जा सकती हूँ? असल में आजकल मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो छुट्टी नहीं ले सकती। पैमान ने मसनूई मुस्कान से माजरत की। तुम बस चलने की तैयारी करो, हमने ले ली है तुम्हारी छुट्टी। आंसा बेगम ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। जी, मैं बैग लाती हूँ। वो गहरी सांस लेकर कहती हुई बाहर निकल गई। सफ़ीर के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट लहराई थी। वो उंगलियां चटकाती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी।
बैग को कंधे पर डालती वो रुकी। सामने ही वो सर ज़हीर से बहस करता उसे चौंका गया। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, हस्ब मामूल स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, वो उसे काफ़ी मगरूर लगा। वो होठ भीजे ज़हीर साहब को बात करता हुआ देख रहा था। हाथ पैंट की पॉकेट में था। उसने अचानक ही नज़रें उठाकर उसे देखा। वो हड़बड़ाकर जल्दी से कमरे से निकलती बाहर की तरफ बढ़ गई। हुजान सर झटकता हुआ ज़हीर साहब की बात सुनने लगा। इतनी देर लगा दी? आंसा बेगम ने गुस्से से पूछा। वो भाभी, रास्ते में सर ज़हीर मिल गए थे, वो नज़रें चुरा कर कहती हुई गाड़ी में बैठ गई। हुजान ने भी उसी वक्त गाड़ी पार्किंग से निकाली थी। पैमान की बेताब नज़रों ने उसकी ब्लैक गाड़ी का दूर तक पीछा किया। पैमान जी, सीधे होकर बैठे। सफ़ीर की आवाज़ पर वो सीधी हुई, जो होठ भीजे मिरर से उसे ही देख रहा था। ज्वेलरी शॉप में कोल्ड ड्रिंक सामने रख पड़ी हुई थी। ज्वेलर तरह तरह के रिंग सामने रख रहा था। की भारी डिज़ाइन की रिंग पसंद करो भला मंगनी में कोई ये क्यों कहे साजिदा ने बहू को हल्की अंगूठी चढ़ाई है। मिसेस वसीम ने तनक कर कहा, पैमान जी ये रिंग ट्राई करें। सफ़ीर ने एक भारी रिंग उसकी उंगली में डालने की कोशिश करते हुए कहा। पैमान ने झट से अपना हाथ उसके हाथ से खींचा। मुझे ऐसी हरकतें नहीं पसंद, पैमान ने सख्त लहजे में कहा। उसने तमस्खराना नज़रों से उसे देखा। अरे कैसी लड़की हो तुम, लड़कियां तो बहुत शौक से खरीदती हैं, तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। साजिदा बेगम ने सर्द आवाज़ में उसे देखते हुए कहा। पैमान सर झुका गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस होठ भींचे चुप रही। लेकिन ये तो तय था वो उसके हाथ से रिंग नहीं पहनेगी। पैमान ने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। पैमान बेड पर झुकी तेज़ी से हाथ चला रही थी नोटबुक पर। साथ साथ आंसू भी बहते जा रहे थे, जिन्हें वो साफ करती फिर नोटबुक पर झुक जाती। पैमान की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। आज से 10 दिन बाद तुम्हारा निकाह है सफ़ीर से। मंगनी हम सादा तरीके से ही करेंगे, वो भी 3 दिन बाद। खाते पीते घर का लड़का है, मुल्क कई मुरब्बों का मुल्क मालिक। तुम्हें और क्या चाहिए भला। खावर भाई की आवाज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। बेड से उठकर वो खिड़की में आई, फिर चादर को अच्छे से अपने गिर्द लपेटती हुई वो खिड़की से कूद गई। मेन गेट पर चौकीदार बाबा सो रहे थे। वो आहिस्ता से भारी कुंडी खोलती बाहर आ गई। दरवाज़ा अच्छे से बंद करती वो सीधा चलने लगी। चारों तरफ खामोशी का राज था। वो बिना इर्द गिर्द देखे चलती जा रही थी कि मंजिल पास ही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आयदर कुर्सी का विर्द करती जा रही थी। कब्रिस्तान में गहरी तारीकी का राज था। जंग आलूद लोहे का दरवाज़ा खोलती वो अंदर आई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, वो भी ऊपर छोटे से सब्ज गुंबद पर। परिंदों की आवाज़ें, कुत्तों की आवाज़ें, अजीब खौफनाक सा माहौल था। लेकिन वो बचपन से इस माहौल की आदी थी। उनके ख़ानदान में कुंवारी लड़कियों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं थी। वो इसी तरह जब परेशान होती, रात के अंधेरे में अपने बाबा की कब्र पर आती, उनसे बातें करके दिल का बोझ हल्का करती। वो उनकी कब्र के पास बैठी धुंधलाई हुई नज़रों से उनकी कब्र की मिट्टी को देख रही थी। साथ साथ छोटा छोटा उगा हुआ सब्ज घास भी उनकी कब्र से उखाड़ कर फेंक रही थी। बेटा, आप फिर से आ गई, मैंने आपको मना भी किया था, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखकर तासुब से कहा। वो इस कब्रिस्तान में ही रहते थे। वो बचपन से उन्हें देखती आई थी। बाबा, मैं नहीं रह सकती अपने बाबा से मिले बगैर। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अकेली हूँ। मुझे क्यों छोड़ गए ये इस बेरहम दुनिया में। हिचकियों से रोते हुए जैसे उसने खलील साहब से शिकायत की थी। बेटा, आप ऐसा कहकर उन्हें तकलीफ़ देती हो। क्या आप चाहती हो वह आपकी वजह से तकलीफ़ महसूस करें? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं, पर उनकी बेटी भी तो हर रोज़ तकलीफ़ में होती है। ये क्यों नहीं अल्लाह से कहते मेरी बेटी को भी ऊपर बुला ले। मेरा तो कोई नहीं था उनके बगैर। मैं क्या करूँ? कोई मेरे दिल की तकलीफ़ नहीं जानता। मैं बहुत परेशान हूँ। उसने काली चादर से बहते हुए आंसू साफ करके भर्राए हुए लहजे में कहा। आप अल्लाह पर यकीन रखें, वो बेहतर जानता है। बेशक वो फ़ैसला करता है जो हमारे हक़ में है, हक़ में बेहतर हो। आप भी मुतमईन रहे, जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपके लिए वही पसंद करेगा। बाबा ने उसे समझाया। बाबा, मैं अपने बाबा से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने उनकी बात सुनकर आखिर में उनसे इल्तिजा की। बेटा, ज़्यादा देर मत बैठना, घर चली जाना। इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना किसी खतरे से कम नहीं। वो परेशानी से कहते हुए चले गए। वो सामने ही चारपाई पर बैठे थे ताकि वो अकेले डरे ना। बाबा, भाई लोग इतने क्यों सख्त दिल है कि मेरा भी दिल करता है जैसे दूसरी लड़कियां अपने भाइयों से लाड़ उठवाती हैं, मैं भी उठवाऊं।
उनसे फरमाइशें करूं, मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो परेशान हो, मैं हंसूं तो वो मेरे सदके उतारे, मैं रोऊं तो वो मेरे साथ रोए। बाबा, ऐसे क्यों नहीं होता जैसे हम सोचते हैं? क्या मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी? वो धीमे से उनकी कब्र की खुश्क मिट्टी पर हथेली मारते हुए कह रही थी, जैसे वो उसके सामने ही तो बैठे हों। बाबा, आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल करता है कोई हो जो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा चाहे, जैसे आप चाहते थे। मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाए, मेरे आंसू अपनी उंगलियों से साफ करे। बाबा, क्या कोई ऐसा होगा? उसने पूछा। आपको पता है, मेरा दिल ये भी करता है मेरी मम्मा हो, मैं उन्हें मम्मा कहूँगी, वो मुझे लोरी सुनाए जैसे आप सुनाते थे। लेकिन आपकी आवाज़ ज़रा अच्छी नहीं थी बाबा। उसने मुंह बसोरा। लेकिन मम्मा की आवाज़ मीठी सी हो, मैं उनकी गोद में सर रखूं। बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं? हाँ, आपको सुननी पड़ेगी मेरी बातें। उसने उनकी कब्र की मिट्टी चूमकर बच्चों जैसे अंदाज में कहा। वो यहाँ आकर बिल्कुल बच्चा ही तो बन जाती थी, और अल्लाह जाने कब्र के अंदर लेटी रूह ने उसके आंसू पर कितनी तकलीफ़ महसूस की थी। मैं चलती हूँ बाबा, आप अपनी बेटी के लिए दुआ करना। आंसू पोंछकर कहती हुई वो उठकर चलती हुई बाहर आ गई। इर्द गिर्द देखती वो सुनसान सड़क पर तेज कदमों से चलने लगी। दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। वो गहरी सांस लेती हुई दीवार के साथ रखी ईंटों पर चढ़ी। दीवार पर छलांग लगाकर वो बैठी। फिर आहिस्ता से जूती उतार कर नीचे फेंकती वो खुद भी कूद गई। इस सब में उसके पाँव पर हल्की सी चोट आ गई थी। वो लंगड़ा कर चलती हुई अपने कमरे में बहुत मुश्किल से आई। बेड पर बैठकर चोट का मुआयना किया। हल्की सी जिल्द पैर से उखड़ गई थी। वो बिना कुछ लगाती तकिए पर सर रखती आंखें मूंद गई थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।